कांग्रेस अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मंशा भी ये नहीं है कि वो कांग्रेस को कमज़ोर करें। वो जानते हैं विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस का और साथ जो है वो विपक्षी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच में रायबरेली में एक खास रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरह से एक मोर्चा गैर कांग्रेसी चेहरे के साथ में तैयार हो रहा है, वो बीजेपी के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकता है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने नया मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने 7 मुख्यमंत्रियों से संपर्क साधा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। मिशन 2024 की सियासी जंग से पहले विपक्षी एकता को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी के उस बयान को याद रखिए जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। वो ये भी कहती हैं कि विपक्षी नेता कौन होगा, विपक्षी चेहरा कौन होगा, इस पर बाद में चर्चा कर ली जाएगी। यानी कुल मिलाकर वो ये नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी केंद्र में कहीं दिखाई दें, विपक्षी एकता के केंद्र में कहीं दिखाई दें, लेकिन कांग्रेस से बहुत बड़ा परहेज नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी तरफ कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा ऐलान किया। अखिलेश ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, ये परंपरागत सीटें मानी जाती है कांग्रेस की, यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन पार्टी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। रायबरेली और अमेठी वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी अभी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी अगर यहां से उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव कौन लड़ने वाला है। लेकिन अगर इसके बीच विपक्षी एकता में दरार आती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसकी शुरुआत भी होती दिखाई दी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया कि तेलंगाना में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा जाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 2021 से ही विपक्षी मोर्चा बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने केसीआर को झटका दे दिया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया कि तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने टीआरएस को आमंत्रण भी नहीं भेजा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बंगाल चुनाव 2021 के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रही हैं। ममता ने शरद पवार और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। क्योंकि ममता यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुकी है, इसलिए माना जा रहा था कि ममता का प्रयास सफल होगा और देश में विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे। हालांकि हाल में हुए सागर दीदी उपचुनाव के बाद ममता ने भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद विपक्षी दलों को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश में है। ये एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेडीएस, सीपीएम समेत कई दलों से इस मामले में मुलाकात भी कर चुके हैं और गठबंधन को लेकर कांग्रेस से भी पहल करने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अभी तक विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऊपरी सदन में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा मिला है। 2004 और 2009 में यूपीए बनाने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों बार बीजेपी गठबंधन को हराकर यूपीए की सरकार बनी थी। ऐसे में हर बार यही उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस अब तक विफल रही है। वहीं ये भी हम आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में कमजोर पड़ी है। 2009 में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को 353 में से 123 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में 28 और 2019 में आंकड़ा मात्र 26 तक सिमट कर रह गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दबदबे के बावजूद ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कायम रहा। 2019 में 353 में से 120 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने जीत दर्ज की। यह आंकड़ा 2014 में 135 और 2009 में 153 था। ग्रामीण और अर्ध शहरी एरिया की सीटों पर दबदबा जो है वो भी महत्व की बात है। देश में ग्रामीण इलाकों में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को ग्रामीण एरिया की 207 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 190 और 2009 में 77 था। यानी किस तेजी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान 12 राज्यों की करीब 200 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का बीजेपी से सीधा मुकाबला होता है। इनमें तमिलनाडु की 30, महाराष्ट्र की 35, केरल की 10, तेलंगाना की 10, ओडिशा की 21, बिहार की 35, झारखंड की 10 और पश्चिम बंगाल की 40 सीटें भी शामिल हैं। 2014 और 2019 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले 7 सरकारों को बनाने और गिराने में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही है। देश में वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और चंद्रशेखर राष्ट्रीय पार्टी के सपोर्ट से देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसी के समर्थन से एक क्षेत्रीय दल मिलकर एक मोर्चा, तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब रहे। फिर सीपीएम की ताकत या वामपंथी दलों की ताकत भी उस दौर में कुछ अलग थी। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्षी एकता में कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा है।
उनका मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने कई दलों से गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर बात करना बंद कर दिया। इनमें टीआरएस और जेडीएस का नाम प्रमुख है। कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में खुद की बदौलत जीत का कॉन्फिडेंस है। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से कांग्रेस ने 2024 के लिए उन्हें चेहरा घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में कहा था कि 100 मोदी और 100 शाह भी आ जाएं तो बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस इस बार विपक्षी एकता को बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। राहुल ने कहा था कि यूपी में भले सपा मजबूत है, लेकिन उनकी विचारधारा केरल और कर्नाटक में नहीं चल पाएगी। वहीं मेघालय की एक रैली में तो राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। सपा और टीएमसी राहुल के इस बयान से बिदक गए। टीएमसी ने संसद में कांग्रेस से दूरी बना ली तो अखिलेश ने सीधे तौर पर कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास न तो सक्रिय संगठन है और न ही सीटों के लिए जिताऊ उम्मीदवार। इसके बावजूद इन राज्यों में कांग्रेस की मांग ज्यादा सीटों पर लड़ने की रही है। देखा जाए तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के गठबंधन से अलग होने के बाद विपक्षी एकता की बात अब सिर्फ कागज पर रह गई है। शायद ही इसका ज्यादा असर जमीन पर देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल का भी रुख बहुत स्पष्ट नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम लेकिन डिमांड ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का काम मुश्किल भरा है। कांग्रेस की कोशिश पूरे देश में 350 सीटों पर लड़ने की है। पार्टी इसी रणनीति पर आगे बढ़, यही वजह है कि कई दल विपक्षी एकता से एक एक कर बाहर जा रहे हैं। हिंदी पट्टी की बात करें तो कांग्रेस के पास 3 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। यूपी की रायबरेली, एमपी का छिंदवाड़ा और बिहार का किशनगंज। ये परंपरागत सीटें जैसी आप मान लीजिए। वहीं बात अगर सिर्फ रायबरेली सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जीतती रही हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उनका जीत का मार्जिन कम हो गया था। 2019 में सोनिया गांधी को 1,67,000 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। 2004, 2006, 2009 और 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीतती रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली के 5 में से 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज कर ली। इससे कॉन्फिडेंस आया है। अखिलेश यादव को इससे कॉन्फिडेंस मिला है कि वो यहां पर संसदीय चुनाव में भी बाजी मार सकते हैं। एक सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था यहां पर विधानसभा चुनाव में। जातिगत समीकरण की बात करें तो रायबरेली में 10% ब्राह्मण, 9% ठाकुर, 7% यादव और 14% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 34% दलित यहां जीत और हार तय करने में भूमिका निभाते हैं। सपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ 2004 में उम्मीदवार को उतारा था। उस वक्त सपा के उम्मीदवार को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में सपा और बसपा से समर्थन मिलने के बावजूद कांग्रेस अमेठी सीट नहीं बचा पाई थी। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करारी हार का सामना स्मृति ईरानी के सामने करना पड़ा था। अगर सपा इस बार उम्मीदवार उतार देती है तो यहां कांग्रेस की मुश्किलें निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।